औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ नीलोफ़र अली और आज हमारे साथ जो मेहमान हैं उनका नाम है मनोज योगा वाला और सर जो है साइकोलॉजिस्ट हैं और योगा इंस्ट्रक्टर हैं और जो है आज इसलिए जो आज का प्रोग्राम है इंशाल्लाह बहुत मज़ेदार होने वाला है और आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगी अबाउट साइकोलॉजी। तो क्योंकि सर जो है हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं, योगा इंस्ट्रक्टर हैं और तो आए सर से हम बात करते हैं और सर के बारे में और उनकी फील्ड के बारे में जानते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला मेरे प्रोग्राम में आए। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने और हमें सर कैसे हैं आप? सर कैसे हैं? ठीक है सर। शुक्र है, शुक्र है। सर जैसा कि आप सर सबसे पहले मैं ये चाहूंगी कि तो आप थोड़ा हमारे व्यूवर्स को अपना तारुफ कराएं, थोड़ा अपने बारे में बताएं। ओके, सो हेलो, नमस्ते एंड अस्सलाम वालेकुम टू यू ऑल। मेरा नाम जो है वो मनोज तेजा महेश्वरी है और आजकल मुझे लोग मनोज योगा वाला के नाम से भी जानते हैं सोशल मीडिया के जरिए। बेसिकली मेरा नाम मनोज तेजा महेश्वरी है। सो मेरा जो ताल्लुक है वो लियारी से है, लियारी कराची से है। और दूसरा, मैंने जो अपनी तालीम है मास्टर्स की हुई है साइकोलॉजी में। और इसके अलावा मैंने मुख्तलिफ कोर्सेज भी किए, जैसे ट्रेनिंग कोर्स किया मैंने, पब्लिक कोर्स किया, अल्टरनेटिव मेडिसिन प्रैक्टिशनर कोर्स किया। और मैं जो है शुरुआत में अपना जो करियर है वो मैंने एज अ टीचर शुरू किया था। टीचिंग टीचिंग के दौरान ही मैंने ट्रेनिंग भी देना शुरू किया, पब्लिक स्पीकिंग करना भी शुरू किया और साथ साथ मैंने जो है ऑल्टरनेटिव मेडिसिन प्रैक्टिशनर भी बना, जैसे कि हीलिंग करना और एक्यूप्रेशर थेरेपी करना, कलर थेरेपी करना, स्लीप थेरेपी करना, ये भी मैं करता रहा। और इसी के ज़रिए मुझे जो है लाइव मॉर्निंग शो में भी मुझे बोलने में मौका मिला, डिफरेंट टीवी शोज़ में। और इसके अलावा मैं ऐसा राइटर भी मैंने काम किया हुआ है, मुख्तलिफ मैगजीन्स में मैंने लिखा भी है, आर्टिकल्स वगैरह। और इसके बाद जब मास्टर चल रहा था तो मैंने जो है ऐसा साइकोलॉजिस्ट काम करना शुरू किया जिन्ना हॉस्पिटल में, और डॉक्टर एकू खान हॉस्पिटल में भी मैंने जो है ऐसा ट्रेनिंग हासिल की वहाँ से। और उसके बाद एक ऑर्गेनाइजेशन थी मेंटल हेल्थ के रिलेटेड, वहाँ पर मैंने ऐसा साइकोलॉजिस्ट और रिसर्चर मैंने काम भी किया 1 साल तक। और अभी करेंटली यहाँ पर रेहान स्कूल कॉलेज के कैंपस में जो है एज अ साइकोलॉजिस्ट, फैसिलिटेटर, ट्रेनर और योगा इंस्ट्रक्टर अपनी खिदमत सरअंजाम दे रहा हूँ। सो ये मेरा छोटा सा तारुफ था जी। अच्छा सर, मैं आप साइकोलॉजिस्ट हैं और तो मैं चाहूंगी कि कुछ टर्म्स जो हैं मैं आपसे उनके बारे में पहले जानूं। तो सर सर पहले तो आप मुझे ये बताएं कि सर माइंड साइंस क्या है और उसकी उसमें जो है टेलीपैथी आ गया, एनएलपी आ गया, किनेसियोलॉजी आ गया। तो सर ये चीजें क्या माइंड साइंस के का हिस्सा है या ये कुछ अलग चीजें हैं? तो सर मैं चाहूंगी कि थोड़ा आप इनके बारे में बताएं। देखें, पहली बात, साइकोलॉजी एक डिफरेंट फील्ड है और माइंड साइंस एक बिल्कुल डिफरेंट फील्ड है। ठीक है, आप समझ जाएं कि माइंड साइंस जो है वो साइकोलॉजी की एक ब्रांच है, साइकोलॉजी से ही निकली है। और दूसरा ये कि दोनों मुख्तलिफ हैं। साइकोलॉजी, अगर हम कहते हैं साइकोलॉजी, तो साइकोलॉजी का मतलब होता है द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड, मेंटल प्रोसेस एंड बिहेवियर। जो साइकोलॉजी है वो इंसान के जो रवैये है, इंसान जो बिहेव करता है, रवैया करता है, गुस्सा करना, ये सारी चीजें, उनका जो रवैया और जो जहन में जो ख्यालात चल रहे हैं
उनकी स्टडी है साइकोलॉजी, ठीक है, और ये साइंस है। बाकी रही बात माइंड साइंस की, माइंड साइंस एक बिल्कुल ही मुख्तलिफ सब्जेक्ट है। माइंड साइंस स्टडी है इंसान के जहन की, ठीक है, माइंड की स्टडी है। और जहां तक साइकोलॉजी के, वो मैंने बता दिया कि इंसान के रवैये की और जज्बात की, सॉरी, रवैये, जज्बात और जो जहन में जो चल रहा है थॉट वगैरह, उसकी स्टडी है। और एक और बात, साइकोलॉजी पूरी साइंस है। वो जो आपने बताया टेलीपैथी, और दूसरा आपने क्या, टेलीपैथी के बारे में बताया आपने, और एनएलपी के बारे में। यस सर, यस सर, एनएलपी, यस सर, एनएलपी, हाँ, एनएलपी हो गया, हिप्नोथेरेपी हो गया, और टेलीपैथी हो गया, टेलीकिनेसिस हो गया। ये सारी की सारी फील्ड जो है ये माइंड साइंस की है। साइकोलॉजिस्ट इस पे बिलीव नहीं करते, ठीक है। साइकोलॉजिस्ट वो उस एविडेंस पे बिलीव करते हैं, क्योंकि साइंस है, ठीक है। साइकोलॉजी जो है वो एविडेंस के बेस पर काम करती है। अगर टेलीकिनेसिस की बात की जाए कि मैं जो है अपनी आंखों से, अपने माइंड से मैं किसी भी चीज को मैं हिला सकता हूँ, मूव कर सकता हूँ, तो साइकोलॉजिस्ट पे बिलीव नहीं करते। और दूसरा, मैं अपने माइंड के जरिए किसी को भी टेलीपैथी के जरिए अपना मैसेज पहुंचा सकता हूँ, तो ये भी साइकोलॉजिस्ट बिलीव नहीं करते। तो ये चीज जो है, हाँ, तो ये चीज अलग हो गई, तो माइंड साइंस की फील्ड हो गई। माइंड साइंस ये माइंड, प्लीज आप माइक बंद कर दें सर। माइक बंद है, ओह सॉरी, माइक। ओके सर। जहां तक माइंड साइंस की बात है, माइंड साइंस एक समझ जाए कुछ ही साल हुए हैं ये फील्ड लॉन्च हुई है। इस पे सारा जो है माइंड के रिलेटेड है, कि आप, इंसान सोचता कैसे है, इंसान के जो ख्यालात हैं वो कैसे होते हैं, और इंसान के जो तस्वुरात हैं उनको कैसे ठीक किया जाए। तो ये पूरी उसकी स्टडी है, और इसके अंदर आती है आपकी टेलीपैथी, एनएलपी, हिप्नोथेरेपी और टेलीकिनेसिस, और जो है माइंड प्रोग्रामिंग, जिसमें सिल्वा मेथड है, वो भी इसमें आता है। एक दूसरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जैसे हमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नाम सुना होगा शायद, वो भी इसी माइंड साइंस की फील्ड में आता है। ये पूरी माइंड साइंस की फील्ड है। एनएलपी जो होता है, एनएलपी का मतलब होता है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम, न्यूरो मीन्स माइंड, माइंड या ब्रेन, और लिंग्विस्टिक का मतलब है लैंग्वेज, जबान, और प्रोग्रामिंग का मतलब होता है कि कोई भी उसका प्रोग्राम, उसकी प्रोग्रामिंग। अब जैसे कि एक कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर होता है, अगर सॉफ्टवेयर करप्ट होता है तो उसमें हम क्या, प्रोग्रामिंग करप्ट हो जाती है, तो हम प्रोग्रामिंग के जरिए हम सॉफ्टवेयर को अपडेट कर रहे होते हैं। तो इस तरीके से एनएलपी में क्या होता है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम, यानी लैंग्वेज के जरिए माइंड को प्रोग्राम कर रहे होते हैं, ट्रेन कर रहे होते हैं। उसमें मुख्तलिफ मेथड्स होते हैं। मुझे वैसे इतना अच्छा खासा मुझे इसके बारे में पता नहीं है, क्योंकि मेरी इतनी फील्ड नहीं है, ये फील्ड मेरी नहीं है, लेकिन मुझे इसके बारे में थोड़ी जितनी नॉलेज है मैं वो आपको ज़रूर बताऊंगा। इस पर कुछ टेक्निक्स होती है, जैसे रैपो बिल्डिंग टेक्निक होती है, और दूसरा एंकरिंग होती है। इसके ज़रिए क्या होता है, इसके ज़रिए अमूमन ये ज़्यादातर जो है ये बिजनेस कम्युनिकेशन में इस्तेमाल होता है आजकल, ये ऑर्गेनाइजेशन में, बिजनेस में, और ये काफ़ी इस्तेमाल होता है। तो ये खासकर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करने के लिए, कोचिंग करने के लिए ये एनएलपी इस्तेमाल होता है, ये चीज़ है। तो ये है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम, यानी लैंग्वेज के जरिए जो है आपके माइंड को चेंज करना। दूसरी होती है हिप्नोथेरेपी। हिप्नोथेरेपी वो एक अलग फील्ड है, और एनएलपी हिप्नोथेरेपी की एक फील्ड है। रिचर्ड बेंडलर और एक मुझे इनके ही कोलिग थे, उनका नाम नहीं पता, वो
दोनों ने मिलके जो है ये NLP डिजाइन किया था, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम। और जो है वो हिप्नोथेरेपी के जरिए इंस्पायर होता है बहुत ज्यादा। हिप्नोथेरेपी क्या है? हिप्नोथेरेपी एक थेरेपी है जो माइंड को ट्रीटमेंट करती है। हमारा जो माइंड होता है, सबकॉन्शियस माइंड, हमारे पास दो माइंड तरह के माइंड होता है, एक कॉन्शियस माइंड होता है और एक सबकॉन्शियस माइंड होता है। तो हिप्नोथेरेपी में क्या करते हैं, क्लाइंट को जो है वो रिलैक्सेशन मोड में लेके जाते हैं। रिलैक्सेशन मोड में लेके जाके उनको जो है फिर उनको सजेस्ट करते हैं, आंखें बंद करवा के उनको रिलैक्स में जाके उनके माइंड को ट्रेन कर रहे होते हैं, उन्हें सजेशन कर दे रहे होते हैं। तो उनके सबकॉन्शियस लेवल पे ऊपर माइंड को जाके उनकी जो हैबिट्स होती हैं या कोई ऐसी कोई बीमारियां होती हैं उनको ठीक कर रहे होते हैं। तो ये होता है हिप्नोथेरेपी। नेक्स्ट है टेलीपैथी। टेलीपैथी को इंग्लिश में जो है माइंड टू माइंड कम्युनिकेशन भी कहते हैं, माइंड टू माइंड कम्युनिकेशन। और इसमें क्या होता है, इसपे इंसान जो है वो अल्फा स्टेज पे जाता है, यानी मेडिटेशन में बैठ के और वो अल्फा स्टेज में जाके किसी भी बंदे को तस्वुर करके उस बंदे को जो है अपना मैसेज पहुंचाता है, ठीक है, अपना मैसेज पहुंचाता है या अपना मैसेज रिसीव करता है। तो ये है माइंड टू माइंड कम्युनिकेशन या टेलीपैथी। और इसी के जरिए ही जो टेलीकिनेसिस होती है कि वो किसी भी चीज को जो है मूव करना। अब जैसे कि एक किस्म से एक थेरेपी भी है ये शायद। और दूसरा पेंडुलम डाउजिंग, एक डाउजिंग होती है जिसमें जो है कोई भी ऐसी कोई चीज होती है, नोकीली होती है या कोई भी ऐसा कोई धातु होता है, वो बांधते हैं रस्सी से बांध के उनको पकड़ते हैं और उनसे पूछते हैं, कोई भी सवाल पूछते हैं किसी भी बारे में, क्या ये हो सकती है, ठीक है, यस और नो। तो वो जो पेंडुलम है वो मूव करके जो है वो यस और नो में जवाब दे रहा होता है। तो ये भी एक टेलीकिनेसिस का ही और ये माइंड साइंस का ही हिस्सा है। तो ये चीजें आप समझें कि जो माइंड साइंस है वो ओवरऑल इंसान के माइंड के ऊपर बात करती है, इंसान का माइंड कैसे काम करता है, इंसान नेगेटिव कैसे सोचता है और उनके माइंड को पॉजिटिव किस तरीके से लाया जा सकता है। बाकी एज फार एज साइकोलॉजी की कंसर्न, साइकोलॉजी जो है बिल्कुल मुख्तलिफ फील्ड है। वो साइंटिफिक एविडेंस के ऊपर बातचीत करती है और वो इंसान के रवैये की और इंसान के जो जहनों में ख्यालात चल रहे हैं उनकी स्टडी है। आई होप कि आपको जवाब मिल गया होगा। जी माइक ऑफ है आपका। सर मुझे बहुत अच्छी नॉलेज मिली कि साइकोलॉजी एक अलग चीज़ है और माइंड साइंस और ये सब चीज़ें जो है वो एक अलग चीज़ है, और उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं माइंड साइंस में। तो क्योंकि मेरा थोड़ा इंटरेस्ट होता है माइंड साइंस में, तो मैं इन चीज़ों को देखती रहती हूँ। तो सर आप जैसे साइकोलॉजिस्ट हैं तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि हमारी सोसाइटी में, हमारे मुल्क में कौन से जो है साइकोलॉजिकल इश्यूज जो आपको लगते हैं कि ये मतलब कॉमन इश्यूज हैं, मतलब एक होती है ना, ये सब में तकरीबन आपको नजर आ रही है, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट जो मैं सुनती हूँ कि वो आपको देख के समझ जाता है कि इसमें इसके साथ क्या मसला है। उसकी हैंड जो वो हाथ उठाता है या तो मैंने ये सुना है कि वो जिस तरह चल रहा है, वो उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है उससे पता चल जाता है साइकोलॉजिस्ट को कि इसके साथ क्या मसला है, ये क्या सोच रहा है। तो सर आप क्या समझते हैं कि हमारी सोसाइटी में कौन सा ऐसा इश्यू है, कौन से इश्यूज हैं साइकोलॉजिकल जो आपको ज्यादा नजर आ रहे हैं, मतलब आप समझते हैं कि तकरीबन सब लोग जो है इसका शिकार हैं। एक बात मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये आपके नहीं बल्कि जितने भी मतलब हमारे जो लोग हैं, इवन दो के सिर्फ हमारे मुल्क की बात नहीं, बाहर जो जितने भी कंट्रीज हैं, जितने भी मेरे जो कॉन्टेक्ट्स हैं, वो यही जितने भी मेरे साइको जो भी दोस्त हैं, मेरे दोस्त यार, वो यही बताते हैं कि हर जगह पे यही समझा जाता है कि साइकोलॉजिस्ट जो है वो इंसान के
बॉडी लैंग्वेज देख के वो बता देते हैं, इंसान के फेस रीड कर लेते हैं और इंसान से बातचीत करके पता कर लेते कि वो उसके साथ क्या होने वाला है, क्या नहीं होगा, वो प्रेडिक्ट कर लेते हैं। मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ अगेन दोबारा, मैंने कहा कि साइकोलॉजी वो साइंटिफिक एविडेंस के ऊपर बात करती है। साइकोलॉजी एक साइंस है, ठीक है। तो एक बात ये क्लियर रख, एक बात इस बात को गांठ बांधते हैं कि साइकोलॉजी कोई भी सुपरस्टिशियस होती है, ये चीजें होती हैं सुपरस्टिशियस कि वो इसके साथ ये हो जाएगा, उसके साथ वो हो जाएगा, ये ऐसा है, ये वैसा है, ठीक है, आप उनके बारे में बताते हैं। तो साइकोलॉजिस्ट ऐसा नहीं कर पाते, एक बात, ठीक है, क्योंकि साइकोलॉजी से कोई आलिम बाबा नहीं है, कोई कोई जनेद बंगाली या ऐसा कोई बंगाली बाबा नहीं है कोई, ठीक है। तो वो साइंस पे बिलीव करते हैं, तो पूरी एक साइंस की फील्ड है, बाकायदा इसमें जो है एक साइंटिफिक तौर पे एक इंटरव्यूज कंडक्ट किए जाते हैं इस पे। और ये बात एक और क्लियर कर देना चाहता हूं कि कोई भी साइकोलॉजिस्ट को ऐसे नहीं बता सकता, ऐसे जज नहीं कर सकता बिना किसी शख्स से इंटरव्यू कंडक्ट किए हुए। जिस तरीके से अभी आप मुझसे इंटरव्यू कर ले रहे हैं, ठीक है, आप मुझसे इंटरव्यू ले रहे हैं, तो अभी आपको उम्मीद है कि कुछ चीजें क्लियर हो रही होगी। आपके जो मिसकॉन्सेप्शन है, एक कॉन्सेप्शन है कि साइकोलॉजी एक ही फील्ड होती है और इस तरीके से, तो उम्मीद है कि आफ्टर दिस इंटरव्यू, इस इंटरव्यू के बाद जो है आपके सारे मिसकॉन्सेप्शन दूर हो जाएंगे। तो इसी तरीके से आपको पता चल जाएगा कि साइकोलॉजी क्या है। तो इसी तरीके से ही जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं लोगों के साथ इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं, उनकी हिस्ट्री जानते हैं, उनकी फैमिली हिस्ट्री जानी जाती है, उनका फैमिली बैकग्राउंड जाना जाता है, उनकी जो काम जो कर रहा है जहां पर उनका बैकग्राउंड जाना जाता है, उनके सोशल एक्सपेक्ट, जो सोसाइटी में किसके किसके साथ बैठता है, किसके साथ उठता है, क्या खाता है, क्या पीता है, सारा A to Z। और कौन सी तो मेडिकली, इवन तो मेडिकल भी रिपोर्ट उनसे ली जाती है, हर एक चीज मेडिकली, इमोशनली और फैमिली बैकग्राउंड, दोस्तों का बैकग्राउंड, सोशल बैकग्राउंड, हर तरह का बैकग्राउंड से उनसे जो है सवाल पूछे जाते हैं। इतने सवाल पूछने के बाद फिर जाके एंड में उनसे कुछ अगर फिर भी पता नहीं चलता तो कुछ स्केल्स होते हैं हर चीज के, जिसको पैमाना कहते हैं, ठीक है। तो कुछ पैमाने होते हैं, जैसे कि अगर कोई शख्स कहता है कि मुझे ये चीज हो रही है और हमें महसूस होता है कि इस शख्स के अंदर डिप्रेशन है, ठीक है, इस शख्स के अंदर डिप्रेशन है, तो हम डिप्रेशन का एक पैमाना होता है, तो हम उस पैमाने के जरिए हम उससे चेक करते हैं, सवाल पूछते हैं। उस पैमाने में जो सवाल होते हैं कुछ चंद, तो वो चंद सवाल पूछ के हम उनकी रेटिंग कर रहे होते हैं कि हाँ, फिर एंड में जाके फिर हम उसको डायग्नोस करते हैं कि हाँ, कि इस शख्स को ये मसला है या नहीं है। इसी तरीके से अगर कोई कहता है कि मुझे बेचैनी होती है, घबराहट सी होती है, तो हमें महसूस होता है कि ये शायद एंजाइटी के वो है, लक्षण है, सिचुएशन ऐसी लगे कि उसे एंजाइटी है, तो हम फिर जो एंजाइटी के जो पैमाने होते हैं उनको लेके आके फिर हम उनको वो पैमाना उनसे सवाल करते हैं उस पैमाने के हिसाब से। तो ये पूरा का पूरा एक जी, तो इसी तरीके से हम एंड में जाके ये सारे पैमाने मतलब करने के बाद, इंटरव्यू कंडक्ट करने के बाद फिर जाके हम एक नतीजे के ऊपर पहुंचते हैं कि हाँ, इन्हें ये चीज है। हम उस पर भी लेबल नहीं लगाते, ठीक है। और दूसरी बात, मैं जो हूँ एक सिंपल साइकोलॉजिस्ट हूँ, ठीक है। साइकोलॉजी के अंदर भी काफी सारी ब्रांचेस हैं, जैसे कि एजुकेशन साइकोलॉजी है, एक क्रिमिनल साइकोलॉजी है, ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी है, स्पोर्ट साइकोलॉजी है, क्लिनिकल साइकोलॉजी है तो इतनी सारी फील्ड है अलग अलग। एजुकेशन साइकोलॉजिस्ट होता है वो एजुकेशन जो मामला होते हैं वो देख रहा होता है। ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजिस्ट जो मामला होते हैं वो देख रहा होता है। क्रिमिनल साइकोलॉजी या फॉरेंसिक साइकोलॉजी जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो पुलिस के या कानून के वो चीज देख रहा होता है।
और इसी तरह स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट होता है, वो स्पोर्ट्स के जो मामला होता है, यानी प्लेयर अगर कोई डिप्रेशन में आ जाए या परेशान हो जाए, एंग्जाइटी में आ जाए, तो उन प्लेयर को हेल्प करता है स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट। इसी तरीके से जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होता है, वो बीमारियों को ट्रीट करता है, वो हॉस्पिटल में बैठता है। ठीक, अब मैं जो हूँ वो सिंपल साइकोलॉजिस्ट हूँ। ठीक है, तो मैं जी, तो मैं तकरीबन 3 माह जो है मैंने प्रैक्टिस किया हुआ है ये हॉस्पिटल में। तो हॉस्पिटल में मैंने एक चीज देखी, वो ये चीज देखी कि हमारे यहाँ पर एक चीज ये है कि हमारे यहाँ पर जो है वो अवेयरनेस की बहुत ज्यादा कमी है, बहुत ज्यादा कमी है। हमारे यहाँ पर जो है, एक तो जो रिश्तों की बंदिशें होती हैं, रिश्ते ठीक तरह नहीं चल पाते, रिश्तों को कायम कैसे करना, इस वजह से बंदा डिप्रेशन में आ जाता है। खासकर जो परेशानी है ना, जो स्ट्रेस, हमारे जो बीमारियां होती है, चाहे वो जिस्मानी बीमारियां हो या ज़हनी बीमारियां हो, कोई भी बीमारियां हो, उसकी जो मेन जड़ होती है, मेन जड़, जहां तक मैंने स्टडी की है, रिसर्च किया है, वो स्ट्रेस है, तनाव। ठीक है, स्ट्रेस होता है उसकी वजह से होता है हमारा। और स्ट्रेस किस वजह से होता है? स्ट्रेस यानी आपका रिलेशनशिप खराब हो गया तब होता है, या आप कोई चीज मिसाल तो अगर एक बच्चा है, बच्चा अगर कोई चीज ठीक नहीं कर पा रहा, एग्जाम ठीक नहीं दे पा रहा, तो ये क्या है? एग्जाम एंजाइटी हो गई, एग्जाम का स्ट्रेस हो गया, दबाव आ गया उसके अंदर। तो उस दबाव की वजह से वो जो दूसरे काम है वो ठीक नहीं कर पाता, वो संभाल नहीं पाता दूसरे काम। और इस तरीके से, यानी एक वजह नहीं है, हमारे यहाँ पर ये है कि जो जिंदगी वो बैलेंस नहीं कर पाते, ठीक तरीके से संभाल नहीं पाते। तो ये एक बड़ी वजह है। हमारे यहाँ पर एजुकेट नहीं किया जाता कि आप जो है अपनी लाइफ को किस तरीके से डिजाइन करें। अब हम यहाँ पर क्या है, हम यहाँ पर जो हमारे यहाँ से, मैं पाकिस्तान की नहीं बल्कि जो हमारे जो पड़ोसी देश हैं, जो भारत है, इंडिया है, और दूसरे जो श्रीलंका, दूसरे जो ममालिक हैं यहाँ पर आस पड़ोस के, वहां पर भी यही मसले हैं। वहां पर ये है कि अब जैसे कि मेरे भी जो रिश्तेदार हैं वो इंडिया में रहते हैं, तो उनसे भी अगर आप पूछे तो उनके भी मामला यही है कि हम लोग हमारे रिश्ते ठीक नहीं है, हम लोग ठीक तरीके से जिंदगी गुजार नहीं पाते, एग्जाम्स में परेशानी करती हैं, ये छोटे छोटे मामला होते हैं उसमें हम ठीक तरीके से रिस्पॉन्स नहीं कर पाते। तो ये मामला है, यानी हम जो है लाइफ को ठीक तरह से डिजाइन नहीं कर पाते। और आपको एक बात कहूं कि साइकोलॉजिस्ट जो चीज ठीक तरीके से बर्दाश्त नहीं कर पाता, ठीक तरीके से डिजाइन नहीं कर पाता, तो उसे एबनॉर्मल कहते हैं साइकोलॉजिस्ट। एबनॉर्मल एक अगर कॉन्टेक्स्ट है, एबनॉर्मल उसको कहते हैं जो ज़हनी तौर पे माजूर हो, जिसको कुछ पता ना हो किसी की चीज के बारे में, तो एबनॉर्मल उसको कहा जाता है। लेकिन जब मैंने साइकोलॉजी पढ़ी तो एबनॉर्मल में उस बंदे को कहते हैं जो बंदा रोजमर्रा की जो चीजें होती है ना, टाइम मैनेज ना कर पाना, ठीक है, परेशानी को हैंडल ना कर पाना, प्रॉब्लम को सोल्व ना कर पाना, अपने मामला जो है ठीक तरीके से संभाल ना पाना, तो वो बंदा एबनॉर्मल है। और मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे यहाँ पर 95% जो है लोग एबनॉर्मल है। हमारे यहाँ पर हर कोई लोग जो है एबनॉर्मल है। नॉर्मल इंसान उसको कहते हैं जो शख्स अपने मामला को ठीक तरीके से अंजाम दे, अपने आम जो परेशानियां हैं, अपने परेशानी को फेस करे, उसको ठीक करे, तो उस शख्स को जो है नॉर्मल कहा जाता है। लेकिन हमारे यहाँ पर ये चीजें हैं कि मैनेज नहीं कर पा रहे, तो हमारे यहाँ एजुकेशन की कमी है, बहुत ज्यादा अवेयरनेस की कमी है। तो ये एक बड़े मामला हैं, बहुत ज्यादा मेजर इशू है। और दूसरी महंगाई का तो मैं कह नहीं सकता कि महंगाई, वो तो एक बात है, महंगाई हर दौर में अगर देखा जाए ना, महंगाई हर दौर में बढ़ रही है, हर दौर में बढ़ी है। आज हम जितनी महंगाई है ना, जितनी हमारे पास महंगाई है, जो भी उसको अगले आने वाले वक्तों में अगर हम आगे जाएंगे ना, तो जो चीज आज जो है ना वो सस्ती लगेगी हमें, और फिर वो महंगी लगेगी। अगर हम पीछे जो पुराने जो लोग हैं ना,
अगर उनसे पूछे ना, वो कहेंगे भाई हमारे दौर में बहुत ज्यादा महंगाई थी, इतना ये था, उस दौर में भी उनको महंगा लगता था। अगर आज जो कुछ भी, कितना भी अगर आटा या कुछ भी चीनी जितना भी पैसे में मिलती है, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए, उस हिसाब से उस दौर में वो महंगी, उस दौर के हिसाब से वो चीज महंगी थी, वजह क्योंकि पैसे कम थे। और आज के दौर, अगर कुछ 10 साल आगे चले जाएं, तो 10 साल के बाद ये जो आज महंगाई है, वो आपको महंगाई नहीं लगेगी, तो महंगाई की डेफिनेशन बदल जाएगी। सो ये मामला, जो सारा मामला हमारे यहाँ का है, यहाँ का सोचने का है, ठीक है। अगर सोच ठीक होगी, मैंने यही देखा कि हमारी जो सोच है ना, सोचे वो नेगेटिव है, इंसान सोचता बहुत ही नेगेटिव है। जब सोच नेगेटिव होगी ना, तो आपको सारा मामला जो है ना, आपका धर्म भरम नजर आएगा, आपको कोई ना कोई सॉल्यूशन नजर आएगा, ना आपको अच्छा कोई दिखाई देगा। तो हमारे यहाँ पर ये चीज कमी है बहुत ज्यादा। हम लोग जो बुराइयां ढूंढ देते हैं, हर तरफ बुराइयां, ये बुराइयां बुराइयां, ये बुराई है, ये बुराई, ये बुराई है, हम अच्छाइयों को नहीं देखते। तो मैं कहता हूँ कि अगर जिस दिन हमने अच्छाइयों को देखना शुरू कर दिया ना, तो बुराइयां ऑटोमेटिकली आपसे कोसों दूर भाग जाएंगी। तो हमें चाहिए कि लोगों को एजुकेट करें, उन्हें समझाएं कि महंगाई ना, महंगाई आज की बात नहीं है, महंगाई हर दौर में आई है, हर दौर में आई है। आज जो हमें महंगा लगता है, वो आने वाले वक्तों में महंगा नहीं लगेगा, और जो पहले लगता था, वो पहले होता था ऐसा। मैंने एक पिछली बार कुछ टाइम पहले एक वीडियो देखी थी, उस पर बातचीत हो रही थी कि यार कि आटा इतना टका महंगा हो गया है, ये इतना टका महंगा, पता नहीं पुरानी वीडियो मुझे नजर मिली थी, अब उसमें महंगाई की बात हो रही थी। तो ये हर दौर में चलता है, हर दौर में ऐसी चीजें हैं। हमारे सोचने का नजरिया कैसा है वो मैटर करता है। जिस दिन हमारे सोचने का नजरिया बेटर हो गया, हमने मामला को ठीक करने पे हैंडल कर चुके, तो इंशाल्लाह हमारे यहाँ पर हर मामला ठीक हो जाएंगे, और सभी अच्छे खासे हो जाएंगे, और सभी नॉर्मल हो जाएंगे। तो ये चीजें मैंने पाई जी। यस सर, जैसे आप योगा इंस्ट्रक्टर हैं और आप साइकोलॉजिस्ट हैं, तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि योगा से साइकोलॉजिकल जो इश्यूज हैं, वो योगा से और मेडिटेशन से किस तरह से ठीक होते हैं? मतलब क्या उनका, आप इसको किस तरह एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह इन चीजों का इफेक्ट है साइकोलॉजिकल इश्यूज पे? योगा जो है, योगा एक साइकोलॉजी का छोटा सा पार्ट है। अब मैंने आपको बता दिया कि साइकोलॉजी जो है ना, साइकोलॉजी साइंस के ऊपर बात करते हैं, तो जो योगा वो एक साइंस तो है, लेकिन उस पर जो सुपरस्टिशन भी आ जाता है, मेडिटेशन। अब मेडिटेशन को आप साइंस में कैसे प्रूव कर सकते हो? अब आप आंखें बंद करके बैठे हुए हो, आपको जो एक्सपीरियंस हो रहा है, वो आपके पर्सनल है, मैं उसको जज नहीं कर पाऊंगा, मैं उसको प्रूफ नहीं कर पाऊंगा, और ना आप प्रूफ कर पाएंगे, ना आप बोल पाएंगे। आप कहेंगे मेरे साथ ये हो रहा है, मैं कहूँगा प्रूफ करके दिखाओ, आप नहीं कर पाएंगे, आप नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज जो है ना, ये मामला जो आता है, रूहानियत की तरफ चले आता है ये मामला, ठीक। और साइकोलॉजी रूहानी तरफ को मानते नहीं है, और साइंस, अगर साइंस अगर रूहानियत को मानना शुरू कर दे, तो साइंस फिर साइंस ही नहीं रहेगा, और साइंस को मानना नहीं चाहिए, रूहानी को, उसका मैटर ही नहीं है, ठीक है। सो लेकिन मेरा जो बैकग्राउंड है वो स्पिरिचुअल, मेरा जो बैकग्राउंड ऐसा है, रूहानी का बैकग्राउंड है मेरा खुद का जो फैमिली बैकग्राउंड है, मेरे जो दादा थे वो रूहानियत से ताल्लुक रखते थे, और मेरे जो दूसरे भी दादा थे वो भी रूहानियत से ताल्लुक रखते थे, और मेरे जो आस पड़ोस कुछ मेरे कुछ रिलेटिव है वो भी ताल्लुक है। तो इस वजह से वो जो जन्म से वो आपको भी जो है लगना शुरू करते, क्योंकि ये एक सिलसिला चलता है। तो इस तरीके से मेरा भी बैकग्राउंड जो है वो रूहानियत से है, तो मैं बिलीव करता हूँ, मैं इस पे मैं इसको मना नहीं करता कि नहीं, अगर मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ तो मैं स्पिरिचुअल को मैं नहीं मानूंगा, तो नहीं, ऐसा नहीं, मैं मानता हूँ, क्योंकि कुछ चीजें हैं, ऐसी चीजें हैं जो साइंस प्रूफ नहीं कर सकती। अगर मैं कहूँ कि खुशी, मैं खुश हूँ, अगर मैं कहूँ कि मैं 2 किलो खुश हूँ, 3 किलो खुश हूँ, तो मैं खुशी को मैं साइंस के तौर पे प्रूफ नहीं कर सकता, ठीक है, कोई पैमाना नहीं है खुशी का। इसी तरह दुखी गमगीन, तो दुख और गम का भी कोई पैमाना नहीं है, इसको मैं प्रूफ नहीं कर सकता।
तो साइंस प्रूफ नहीं करते, इमोशंस को प्रूफ नहीं कर सकती। सॉरी। तो मैं कह रहा था योगा, आपने योगा के बारे में पूछा। तो योगा मैं लोग समझते हैं कि एक्सरसाइज है, लेकिन मैं कहता हूँ को वो एक्सरसाइज से ऊपर बढ़ के है, क्योंकि योगा एक डिसिप्लिन है, पूरा एक आर्ट है, एक कला है, एक फन है। जो शख्स योगा करता है ना, उसके अंदर एक डिसिप्लिन आ जाता है। वो जल्दी उठता है, वो बिल्कुल पुरसुकून होता है और ना ज्यादा खाता है ना ज्यादा कम खाता है, और बैलेंस लाइफ गुजारता है, डिसिप्लिन लाइफ गुजारता है। पहला जो योगी होते हैं, तो योगा जो है आपको डिसिप्लिन पर्सन बनाता है। सेकंड, योगा के कुछ स्टेप होते हैं, जिसमें पहला स्टेप होता है आसन, जिसको कहते हैं फिजिकल एक्सरसाइज। जो शख्स आसन करता है, फिजिकल एक्सरसाइज करता है, इसमें अलग अलग एक्सरसाइज होते हैं, बॉडी पोस्चर्स वगैरह होते हैं। तो जो एक्सरसाइज करता है उसकी जो फिजिकल हेल्थ होती है वो ठीक हो जाती है, वो जिस्मानी तौर पे सेहतमंद हो जाता है। सेकंड जो स्टेप होता है योगा का, वो होता है ब्रीथिंग एक्सरसाइज, जिसको कहते हैं प्राणायाम। तो जब वो प्राणायाम करता है, ब्रीथिंग एक्सरसाइज करता है, तो उसके जो इमोशंस होते हैं वो काम डाउन होना शुरू हो जाते हैं। आपका गुस्सा ठंडा होना शुरू हो जाता है। आपके जो बीपी हाई होता है या लो होता है वो ठीक होना शुरू हो जाता है ब्रीथिंग एक्सरसाइज से। सो यानी जिस्मानी तौर पे फायदा हुआ, दूसरा इमोशनली तौर पे फायदा हुआ। तीसरा मेडिटेशन जब करते हैं तो इंसान का जहन पुरसुकून हो जाता है। अगर कोई चिड़ा है तो चिड़चिड़ापन खत्म हो जाता है, डिप्रेशन है वो खत्म हो जाता है, एंजाइटी है वो खत्म हो जाती है, स्ट्रेस है वो रिलीज हो जाता है। तो तीसरा मेंटली तौर पे वो ठीक हो जाता है योगा करने से। चौथा, अगर वो मेडिटेशन करता है तो ऑटोमेटिकली वो रूहानियत को भी पहुंच सकता है, वो स्पिरिचुअल पाथ को भी पहुंच जाता है। तो ये योगा के 4 स्टेप्स हैं, 3 स्टेप है। फिजिकल एक्सरसाइज यानी योगा करने से इंसान जिस्मानी तौर पे, रूहानी तौर पे, ज़हनी तौर पे और जज्बाती तौर पे, चारों तौर पे फिट रहता है। तो योगा जो है सभी एक्सरसाइज से ऊपर है। तो इस वजह से मैं इस वजह से मैं जो योगा को काफी ज्यादा मैं प्रीफर और मैं सभी को बताऊं आप करें, क्योंकि ये एक जनरल एक्सरसाइज है, कोई भी कर सकता है योगा। जी सर, फिर जिस तरह आपने कहा कि मेरा तो सर ये ईमान है कि इन चीज़ों से, मेडिटेशन से, योगा से साइकोलॉजिकल इश्यूज जो है वो हमारे जो है वो सही होते हैं। मेरा ये ईमान है। हाँ, ये है कि साइंस जो है वो चाहती है कि प्रूव हो हर चीज़ का और हर चीज़ साबित हो, फिर वो साइंस हमारी जो है वो मानती है। लेकिन सर मैं ये समझती हूँ कि योगा का, मेडिटेशन का, जिस तरह आपने कहा कि मैं समझती हूँ कि इसका साइकोलॉजिकल इश्यूज पे इसका बड़ा रोल है। और मैं ये भी समझती हूँ कि जो हमारी काफ़ी बीमारियाँ, जो फिज़िकली बीमारियाँ हैं, वो भी हमारी दिमाग की वजह से जो है वो ज़्यादा जो है वो आती हैं, ज़्यादा खराब होती हैं। तो सर आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह सर बड़ी जो बीमारियाँ होती हैं हमारी, जिस तरह कैंसर हो गया या ऐसी बीमारियाँ जो मरीज़ सुन के ही परेशान हो जाता है कि हाँ, अब मैं नहीं बचूँगा या अब मेरा क्या होगा? तो सर आप क्या समझते हैं कि ये हमारी साइकोलॉजी जो है वो हो जाती है कि अब पता नहीं मेरा क्या होगा, डर हो जाता है, एक फ़ियर आ जाता है। तो आप नहीं समझते कि इन बीमारियों का जो मतलब जो खराबी की वजह है ज़्यादा, वो साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं या वो हमारा दिमाग का फ़ियर है कि अब पता नहीं क्या होगा? तो सर आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने वही कहा आपको कि हमारी जो बीमारियों का जो रूट कॉज है, जो जड़ है, वो स्ट्रेस है। स्ट्रेस जो है वो सबसे बड़ा मेजर कॉज है। अब इन दिनों मेरी जो कजन थी, उनकी डेथ हो गई, उन्हें कैंसर हो चुका था। बड़ा ही मैंने काफी कोशिश की कि उनको मैं बहुत ज्यादा मैं मदद करूं, और मैंने मदद भी की और उन्हें गाइड करता कि आप परेशान ना हो, खुश रहा करें, अपने आप को सजेशन दे कि मैं ठीक हूँ, मैं
बीमारियों से मुक्त हूँ, इस तरीके से जो है आप अपने आप को सजेशन दें, एम्पावर करें अपने आप को। तो वो उन्होंने किया भी ऐसा, बहुत ज्यादा किया। अब उनको लगती थी कीमोथेरेपी, तो कीमोथेरेपी लगती थी उनमें। जब कीमोथेरेपी लगती थी तो वो काफी परेशान हो जाती थी, क्योंकि सारी बातें वो इंसान बहुत ज्यादा तकलीफ में आ जाता है। तो जब इंसान तकलीफ में होता है तो वो उसे कुछ सोचता नहीं है। फिर भी उन्होंने बहुत ज्यादा हिम्मत की। एंड में कुछ ऐसे मामला तो हो गए, सारी बातें जब ये बीमारी होती है ना, इसमें हर किसी का सपोर्ट चाहिए होता है, ना सिर्फ सपोर्ट बल्कि इमोशनली सपोर्ट बहुत ज्यादा चाहिए होता है, इमोशनली सपोर्ट। तो ऐसे कोई मामला तो है, घरेलू मामला, जिस वजह से वो स्ट्रेस में आ चुकी। जब वो स्ट्रेस में आ चुकी तो डायरेक्ट उनकी किडनी फेल हो गई, किडनी फेल हो गई, उनका जिगर फेल हो गया और साथ साथ दिमाग की जो नस है वो भी फट गई। सो सिर्फ स्ट्रेस की वजह से आपके, इसका मतलब वो कैंसर की वजह नहीं गई, वो कैंसर की बीमारी की वजह से नहीं गई, सिर्फ स्ट्रेस आने से उसके सारे ऑर्गन्स खराब हो गए, काम करना बंद हो गए। सो स्ट्रेस जो है वो बड़ा हमारे मेजर रोल करता है। तो जितने भी, और साइंस भी यही कहती है कि जो माइंड साइंस वगैरह और जो साइकोलॉजी है वो भी यही कहती है कि हमारे जो तकरीबन 95% जो बीमारियां हैं वो साइकोसोमेटिक होती है, ठीक है, वो साइकोलॉजिकल होती है। इंसान वो बीमारियां अंदर नहीं होती, वो हमारे जहन में हो जाती है। आपने देखा होगा जैसे ही स्ट्रेस में आया उसका खाना पीना बंद हो गया, ठीक, खाना पीना बंद हो गया, खाना नहीं खाता, दिल नहीं लगता, और जब दिल नहीं लगता तो वो थोड़े नेगेटिव ख्याल आते हैं, नेगेटिव ख्याल तो भूख नहीं होती, भूख नहीं आई तो फिर लीवर खराब हो गया, किडनी खराब हो गई, तो इस तरीके से जो है तेजाबियत हो गई उन्हें। तो ये सारी बीमारियां उसी वजह से। और हाँ, जो इवन दो शुगर का भी जो मसला है वो डायबिटीज भी इस वजह से होती है हमारी, टेंशन की वजह से, टेंशन। तो ये चीजें मेन कॉज है। और अगर हम माइंड साइंस की नजर से देखें, हमारे बॉडी के अंदर चक्र है, 7 चक्र होते हैं, 7 चक्र शायद पढ़ा होगा आपने बारे में, ठीक है, 7 चक्रास होता है। तो 7 चक्रास में यहाँ पर होता है सोलर प्लेक्सस चक्र, यस सर, एनर्जी पॉइंट्स, एनर्जी सेंटर्स कहते हैं, ठीक है, एनर्जी सेंटर कहते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर सोलर प्लेक्सस चक्र, ठीक है। जब सोलर प्लेक्सस चक्र अगर डीएक्टिव हो जाता है तो हमें मुख्तलिफ बीमारियां, एंजाइटी, डिप्रेशन वो आना शुरू हो जाती हैं। तो ये भी एक वजह है। तो माइंड साइंस ये कहती है। और दूसरा एक और कहती है कि हमारे जहन में ये टेंशन, बीमारियां, स्ट्रेस, इस वजह से भी ये मेजर कॉज है। अगर हम पॉजिटिव रहें, ठीक है, शुक्र करें, हमारे यहाँ पर ये है कि मेन चीज आजकल लोग नाशुक्र हो चुके हैं, बहुत नाशुक्र हो चुके हैं। इस वजह से हमारे बड़े लोग ऐसे ही हवा में फायर नहीं करते थे कि भाई शुक्र करो शुक्र करो। इसके पीछे फलसफा है, पूरा फलसफा है कि आप शुक्र करें। जितना आप ना शुक्र होंगे तो आपके जो रिजल्ट है वो भागेगी आपसे। अगर आप शुक्र करेंगे तो ना सिर्फ रिजल्ट आएगी आपके पास, बल्कि सारी पॉजिटिव एनर्जी आपके पास आएगी, क्योंकि जो पूरा जो वर्ल्ड है वो एनर्जी से भरा हुआ है, एनर्जी सेंटर है, एक वाइब्रेशन तरंग आ रही होती है आपके पास। तो अगर आप ना शुक्र होते तो आपके पास एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी आपको, ठीक है, नेगेटिव वाइब्स आपके पास आएंगी। तो आप पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट करेंगे तो पॉजिटिव वाइब्रेशन आपके पास आएंगी, और हर चीज आपको पॉसिबिलिटीज नजर आना शुरू हो जाएंगी। क्योंकि जब इंसान सोचना शुरू करता है, पॉजिटिव सोचना शुरू करता है, तो उसे हल, मसले का हल भी होना मिलना शुरू हो जाता है। तो यही चीजें मैंने आपको वही पहले कहा कि एजुकेट करना, एजुकेशन की बहुत सारा कमी है, अवेयरनेस की बहुत ज्यादा कमी है। तो इनडायरेक्टली ये सारा का सारा मामला जो है वो साइकोलॉजिकल इशू है। और जो योगा है, योगा बहुत ज्यादा हेल्प करती है। और योगा में आपको बताया 4 बेनिफिट्स हैं।
जिस्मानी बेनिफिट अलग है, जिस्मानी, ज़हनी, जज्बाती और रूहानी, यानी 4 एक पैकेज और 4 और ये तो यस कोई सर। भी कर सकता है जी। यस सर। तो और मेडिटेशन योगा का हिस्सा है, ठीक है। मेडिटेशन यानी योगा का जो आखिरी पार्ट है, आखिरी हिस्सा है, वो मेडिटेशन है जी। अच्छा नेक्स्ट। सर, बहुत आपने अच्छी बात कही कि जो योगा में एक ही चीज में 4 पैकेज, और सर इजी भी है, मतलब कि इसके योगा के स्टेप्स, मेडिटेशन अगर एक दफा करना आ गया तो बस फिर आपको बड़ा ही सुकून मिलेगा। और सर जिस तरह आपने अभी शुक्र की बात की, तो मैं यहाँ एक बात कहना चाहूंगी कि सर हमारे कुरान शरीफ में है कि अल्लाह फरमाते हैं कि जितना आप शुक्र करोगे उतना मैं आपको ज्यादा दूंगा। तो ये नहीं है कि मेरे पास है कि 100 रुपया में खुश हो जाऊं कि हाँ मेरे पास 100 रुपया में खुश हो गई तो 200 आ जाएंगे, इस तरह नहीं है। हर चीज में, मतलब चाहे पैसा हो, चाहे दूसरी चीजें हो, चाहे मतलब जितना हम पॉजिटिव होंगे, इसका मतलब अब ये लोग हम समझते हैं कि इसका मतलब है कि जितना पॉजिटिव होंगे, जितना आप शुक्र करेंगे अल्लाह का, तो इतनी ही पॉजिटिव पॉजिटिव चीजें जैसे आपने बताया कि हाँ, वो हमें आज आती जाएंगी। मतलब जिस तरह मकनातीस जो है वो हमें खींचेगा पॉजिटिव चीजों के, पॉजिटिव पॉजिटिव जो है वो उसकी कशिश होगी। सर जी एक मैं जी 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 सर। मैं एक बात क्लियर कर दूं आपको कि सिर्फ हमारे दीन इस्लाम में नहीं, सारे जितने भी मज़ाहब हैं, आप चाहे हमारा हिंदुज़म आप उठा लें या बुद्धिज़्म उठा लें, सिखिज़्म उठा लें, क्रिश्चियनिटी उठा लें, सारे मज़हब में यही कहा गया है कि आपने शुक्र करना है, ठीक है। हमारा जो माइंड है, माइंड ये जहन है, ठीक है, और कहा है ना कि जिससे अपने नफ्स को जाना उससे अपने रब को जाना, ठीक है। जैसे अपने यस नफ्स को जाना उसने अपने रब को जाना, ठीक है। इसी यस तरीके से हमारे यहाँ पर भी नफ्स का बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है कि आप जो सोचते हैं वैसा होता है। अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो अच्छा ही मिलेगा, अगर नेगेटिव सोचेंगे तो बुरा ही नजर आएगा। और गौतम बुद्ध जो है, यानी जो महात्मा बुद्ध लोग बताते हैं कि आपका माइंड यस आप अपने माइंड को दोस्त बना सकते हैं और दुश्मन भी बना सकते हैं। दोस्त अगर ऐसे कि अगर आप अच्छी चीजें नजर देखना शुरू कर दी तो आपको हमेशा अच्छी चीजें ऐसे नजर आएंगी कि जैसे जैसे हमारा साया होता है, साया कभी जी छोड़ता जी नहीं हमारा साया, तो इस जी तरीके जी से आपकी खुशियां भी ऐसे इसी तरीके से पीछे आती रहेंगी आपके साए की तरह। लेकिन अगर आपने अपने माइंड का नेगेटिव करके इस्तेमाल किया तो आपके पीछे बुराइयां ऐसे आएंगी जैसे बैल के पीछे चक्का कैसे पीछे चल रहा होता है, यस सर। चक्का पीछे पीछे यस चला, सर। बैल आगे बढ़े तो चक्का जी पीछे जी चल रहा होता है, उनके साथ जी आ रहा है, जी घूम रहा होता है। जी तो जी उससे कहते बुराइयां भी आपके साथ ऐसे चक्के की तरह घूमते रहेंगी। तो हर मजाक में जो है यही चीज बताई गई है आपको यस सर। जी। सर बहुत अच्छी आपने पॉइंट जो है वो बताई कि ना सिर्फ दीन इस्लाम में लेकिन दूसरे मज़हब में भी इसकी वैल्यू है कि हमें शुक्र करना चाहिए। और ये तो समझ में आ रही है बात की, पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव ही जो वाइब्स हैं वो आपको अट्रैक्ट करेंगी। तो सर जैसे सर रेहान भी कहते हैं कि अमीर दोस्त रखोगे, अच्छे दोस्त रखोगे तो आप भी खुद ऐसे ही बन जाओगे। तो ये सर एक उसी का ही हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। अच्छा सर, एक इंटरेस्टिंग मैं क्वेश्चन पूछूंगी आपसे कि सर जो जिन्नात का मसला होता है और साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं, सर काफी रिलेट करते हैं। काफी मतलब या तो लोग ही गलत समझते हैं कि ये जो है ये कोई साया है, असल में वो साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं। तो सर आप क्या समझते हैं? मेरे तो कुछ सर ऐसे साइकोलॉजिकल इश्यूज देखे कि हाँ लोगों को नजर आते हैं, चीजें नजर आती हैं। तो सर आप क्या कहेंगे ऐसे ऐसी कुछ आप बताएंगे हमें कि ऐसे कौन-कौन से चीजें हैं जिसको लोग मतलब गलत ही समझते हैं और वो समझते हैं कि साया है, असल में वो साइकोलॉजिकल ही प्रॉब्लम्स होती हैं। कुछ चीजें होती हैं जिसको डिल्यूजन कहते हैं। डिल्यूजन यानी वहम, ठीक है, कि ये मुझे मार रहा है, ये मुझे मार डालेगा, ये मेरे पीछे पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये डिल्यूजन होता है। हेलुसिनेशन, ठीक है। अब जी जैसे तो जी साया वगैरह, साया जी नजर आना में दो तरीके होते हैं, एक नजर आना और एक सुनाई देना, दो तरह के होते हैं। यस। ऐसा होता है हेलुसिनेशन, ठीक है, हेलुसिनेशन कहते हैं। और अच्छा। ये हाँ, और एक विजुअल हेलुसिनेशन होती है, यानी जो दिखाई देती है, और एक होती है ऑडिटरी हेलुसिनेशन जो सुनाई देती है, अच्छा। ठीक है। तो दो तरह, ऑडिटरी हेलुसिनेशन और विजुअल हेलुसिनेशन।
सो अच्छा। ये कुछ चीजें हैं, ठीक है, तो साइकोलॉजिकल होती हैं ये इंसान के जब ब्रेन के अंदर केमिकल्स होते हैं, जब केमिकल्स डिसबैलेंस हो जाते हैं तो उन्हें अलग अलग चीजें जो है वो नजर आना शुरू हो जाती हैं। अब इस बीमारी को जो है क्या कहते हैं, मैं जो है मैं नाम जो है वो बोल रहा हूँ। सो अलग अलग बीमारियां होती हैं ये, और ये बड़ी बीमारियां होती हैं ये, शिज़ोफ्रेनिया, या यस, अच्छा। शिज़ोफ्रेनिया, हाँ। अच्छा सर। स्किज़ोफ्रेनिया भी कहते हैं, कोई शिज़ोफ्रेनिया भी कहता है। शिज़ोफ्रेनिया में ये होता है कि इंसान जो है आम लोगों को ऐसा लगता है कि इस बंदे के ऊपर जो है कोई कोई साया आ चुका है, या यस कोई सर। भूत, कोई भूत आ चुका है, या उसको कोई चुड़ैल आ चुकी है, वगैरह वगैरह, तो वो बेकाबू यस हो सर। जाता है। पूरा बेकाबू हो जाता है, वो चिल्लाता है, चिल्लाता है, भागता है, खुद को मारता है, दूसरों को भी मारता है, यानी बेकाबू हो जाता है। तो ये बीमारियां जो है वो स्किज़ोफ्रेनिया होता है, स्किज़ोफ्रेनिया की होती है। और एक और बीमारी है जिसको कहते हैं बाइपोलर, अच्छा। यस बाइपोलर। सर, बात। इसमें यस सर। हाँ ये हाँ सर, बाइपोलर सुन होती है। रही हूँ। इसमें जो है ऐसा होता है कि मैनिया, जब एक एपिसोड आते हैं इसमें कुछ कुछ, तो इसमें एक ऐसा होता है कि इंसान कुछ हर कुछ 6-6 माह के बाद, 6-6 माह या इतना कोई दौरान नहीं आता है, अलग अलग यस में ऐसा सोचता है कि मैं वो बन चुका हूँ, मैं ऐसा बन चुका हूँ। और कोई 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 कहता है कि मैं वली हूँ, कोई कोई कहता है कि मैं डायरेक्ट अल्लाह ताला से हम कलाम हूँ, अल्लाह ताला मुझसे हम कलाम कर रहे हैं। तो ऐसे ऐसे मतलब जो है वो उनको ख्यालात आना शुरू हो जाते हैं, ऐसे ऐसे इन चीजों में, मैनिया में, और बेकाबू हो जाता है। इसमें भी एक आ, एक मैं जहाँ पर हॉस्पिटल में जाता था तो वहां पर एक शख्स थे, वो मैंने एक एपिसोड में थे, तो वो समझता था कि मैं डिटेक्टिव हूँ, मैं जासूस हूँ, अच्छा। मैं जासूस हूँ, और सबकी जासूसी कर रहा हूँ मैं, और ये सब मुझ और सारे ये एजेंसी के बंदे मेरे पीछे पड़े हुए हैं। तो वो अपने आप को डिटेक्टिव समझता था। हाँ, सो मैं जब वो ठीक हुआ तो फिर मैंने उसकी बायोग्राफी ली पीछे की तरफ, तो पता चला कि बचपन में बचपन में वो डिटेक्टिव की मूवियां देखता था और ड्रामे देखता था, और सबसे ज्यादा सीआईडी ड्रामा देखता था। हम्म। तो वो चीज जी। जो है, उसके वो चीज उनके माइंड सबकॉन्शियस में, सबकॉन्शियस से में हो रिपीट हो रही थी, तो गई। वो सारी चीज का रियल लाइफ में आना शुरू हो गई, बीमारी की सूरत में। ठीक है, तो इसको कहते हैं बाइपोलर। तो ये बीमारियां जो है कुछ होती हैं जो, हाँ, ऐसा भी नहीं है कि कोई कोई ऐसा भी केस होता है जो रियल केस होता है। मैंने पहली बात कही कि मैं मेरा बैकग्राउंड भी स्पिरिचुअलिटी से है, तो मैंने ऐसे भी केस देखे हैं जहां पर वाकई मतलब जहां पर इवल स्पिरिट, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो है, क्योंकि जिक्र भी है ना, कुरान में भी जिक्र के हर जितनी भी बड़ी बड़ी जो मुकद्दस किताबें उनमें जिक्र है कि जहां पर फरिश्ते हैं तो यहाँ पर शैतान भी, जिन्नात है यहाँ पर, तो बिल्कुल जिन्नातों बिल्कुल। का भी जिक्र है हमारे यहाँ पर। बिल्कुल ठीक सर, वो तो है, है। तो जो कमजोर, ठीक है, हाँ हाँ। तो जो कमजोर रूहें हैं, ठीक है, जो कमजोर शख्स होता है, जिन्नात हमेशा उसी पे ही अटैक कर रहे होते हैं, यस। नेगेटिव उसी को ही अटैक कर रही होती है, जो बिल्कुल कमजोर सर। लोग होते हैं। लेकिन जो यस रूहानी तौर पे पावरफुल होते हैं, रूहानी तौर पे और ज़हनी तौर पे पावरफुल होते हैं, तो जिन्नातों को कुछ टच भी नहीं कर पाते। यस। तो यस तो ये चीजें होती हैं। तो ऐसे केस होते हैं, तो हमें चाहिए अवेयरनेस रखनी चाहिए, वही यस चीज। सर। अगर आप, हाँ। अब मैंने एक ऐसा भी केस मैंने देखा कि मेरे ही रिलेटिव थे, उस वक्त मैं साइकोलॉजिस्ट नहीं था, ठीक है, मैं काफी छोटा था। तो मेरे कजन थे, उनको जो है यही जो मैंने आपको कहा स्किज़ोफ्रेनिया, ये बीमारी हो चुकी थी। अब वो अलग अलग अजीब गरीब हरकतें कर रहा था, चीखता था, चिल्लाता था। तो वो झाड़ फूक करने के लिए जाते थे, झाड़ फूक करने के लिए जाते थे, यानी जो रूहानी अमल होता है वो करवाने के लिए जाते थे, लेकिन उसको कोई फायदा नहीं हुआ, कोई भी फायदा नहीं हुआ। फिर जाके कुछ टाइम के बाद फिर जब वो हॉस्पिटल में गए साइकोलॉजिस्ट के पास,
तो फिर पता चला कि इसको स्किज़ोफ्रेनिया बीमारी है, और जब वो मेडिसिन ली उन्होंने तो ठीक हो गया मेडिसिन अच्छा, लेके। जबरदस्त। तो कुछ कुछ बीमारियां ऐसी होती है कि कुछ कुछ साइकोलॉजिकल होती है, तो कुछ कुछ बीमारियां स्पिरिचुअल भी होती है। अब ये हमें देखना पड़ेगा, ठीक है, हमें देखना पड़ेगा कि आया क्या चीज है, कि हमें हिस्ट्री जाननी पड़ेगी हमें। तो अगर कोई फायदा नहीं होता तो मैं यही कहूंगा कि आप जो साइकोलॉजिस्ट साइकाइट्रिस्ट है उसके पास भी आप जाएं, विजिट करें। हमारे यहाँ पर जो लोग जो है झिझक करते हैं, अगर कोई कहता है कि भाई जाएं साइकोलॉजिस्ट के पास या साइकाइट्रिस्ट के पास, तो वो कहते हैं हो मैं पागल थोड़ी हूँ। डायरेक्ट वो कहता है मैं पागल थोड़ी हूँ, मैं क्यों जाऊँ, बिल्कुल सर, ठीक है, यही मैं है। पागल क्या, मैं पागल दिखता हूँ आपको। तो सर यही वो है। ये कहता है, मैं कहता हूँ खुदारा साइकोलॉजिस्ट जो है ना वो पागलों को नहीं देखता। साइकोलॉजिस्ट जो है वो इंसान के जो छोटे 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 मसले मसाले होते हैं ना उनको उनको ठीक कर ठीक। रहा होता है। ठीक है, आपके जो परेशानियां हो गई, ये रिश्ता खराब हो गया, ठीक है, ये काम नहीं हो पा रहा, अब इसको मैनेज कैसे करूं, साइकोलॉजी इसके बारे में आपकी मदद कर रहा है। वो सिर्फ बीमारियों को थोड़ी देख रहा होता है। यस सर, तो इस ये तरह से। चीजें मैं, हाँ, तो जी मैं जी। यही मतलब बता रहा होता हूँ। आज मैं जहां जहां मैं जाता हूँ तो आप एजुकेट करता हूँ लोगों को कि आप जो है साइकोलॉजिस्ट को हल्का ना समझें। जिस तरीके से हम जिस्मानी तौर पे बीमारी होते हैं तो उस तरीके से हमारा जहन भी है, ठीक है, हम जहनी तौर पे भी बीमार होते हैं, जहन भी थकता है। तो अगर आप कान कान का कान का मसला तो ईएनटी के पास जाते हैं, दिल का मसला है तो कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, ठीक है। तो और इस तरीके से अगर आंख का मसला है तो आप ऑप्टिकल ऑप्टिकल डॉक्टर के पास जाते हैं। तो जब आपका जहन का मसला है तो आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाने के पास क्यों कतराते हैं आप लोग? यस सर। तब आप कहते नहीं मैं पागल थोड़ी हूँ। तो आप पागल इस तरीके से कह के जो है वो टाल मटोल होते हैं, और एंड में ऐसा होता है कि मामला खराब होता है, रिजल्ट खराब हो जाता है, केस और ज्यादा खराब हो जाता है। फिर वो बाबाओं के चक्करों में पड़ जाते हैं, गलत गलत लोगों के चक्करों में पड़ जाते हैं कि ये ताबीज करवा दो, ये करवा दो, वो करवा दो, दम करवा दो, वो करवा दो। जी, तो मैं कहता हूँ कि अगर आप शुरू में ही अगर किसी अच्छे खासे डॉक्टर को आप दिखाते हैं, साइकोलॉजिस्ट ऐसे लोगों को, तो आपका काम बेहतर हो सकता है। तो बिल्कुल ये सर। चीजें हैं। बिल्कुल सर, सही कहा आपने कि जो है वो हर किसी के साथ मसला है। मैं तो ये समझती हूँ कि ये साइकोलॉजिकल इश्यूज तो थोड़े बहुत सबके साथ है। कुछ के साथ ज्यादा होंगे। इंसान है, बहुत सारी चीजें होती हैं, डिप्रेशन होता है, बहुत सारी चीजों को मैनेज करना होता है, घर हो, फैमिली है, या बाहर की लाइफ है, हमारी प्रोफेशनल लाइफ है, तो सारी चीजें एक बंदा एक इंसान के ऊपर बहुत सारा बोझ है। तो इस हिसाब से इंसान जो है वो इन चीजों का शिकार होता है। तो मेरे ख्याल में ये आपने सही कहा कि हमें साइकोलॉजिस्ट के पास भी नॉर्मली जिस तरह हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो इस तरह हमें जाना चाहिए। सर, जैसे कि आपने कहा कि आप साइकोलॉजी अलग चीज है और योगा मेडिटेशन और ये चीजें अलग है, तो सर आपने किस तरह से आप कहते हैं कि मतलब साइकोलॉजी बिलीव नहीं करती इन चीजों पे, तो सर आपको किस तरह ख्याल आया कि मैं इस तरफ भी जाऊं, और साइकोलॉजी भी आपने पढ़ी, तो ये ख्याल सर आपको किस तरह आया? दोनों फील्ड्स का आपको किस तरह से इंस्पायर हुए कि आप मैं इन चीजों को पढूं या इन चीजों में मास्टर्स करूं? साइकोलॉजी मैंने मास्टर्स की हुई है, ठीक है। योगा का जहाँ तक ताल्लुक है वो मैंने जो है मैंने मुख्तलिफ गुरुओं से सीखा है मैंने। यस सर। आपको एक बात बता दूं कि हमारे यहाँ पर जो है जो योगा है एक हमारे कल्चर का हिस्सा है, सकाफत का हिस्सा है, ठीक है। अच्छा और इवन दो नॉट ओनली सकाफत का हिस्सा है बल्कि हमारे जो सनातन धर्म है उसका एक हिस्सा है। हमारी जो अच्छा मुख्तलिफ किताबें हैं जो इसके बारे में सिखाती हैं, योगा के बारे में बताती हैं। जैसे भगवत अच्छा। गीता है वो योगा के बारे में बताती है, ठीक है, भगवत गीता हो गई। उसी तरह पतंजलि योग सूत्र पूरा योगा के बारे में पूरे योगा के बारे में कि योगा कैसे करनी चाहिए, योगा के स्टेप्स क्या हैं, सारा कुछ योगा के बारे में है। इसी तरीके से साथ साथ जो हमारी ग्रंथ हैं, किताबें हैं, ऋग्वेद वेदास की किताबें, उसमें भी सारा योग के बारे में बताया गया है। तो योग हमारे एक कल्चर का हिस्सा है। उसका अच्छा बचपन में मैं जो योगी होते थे उनकी तस्वीरें देखता था,
तो मैं बहुत ज़्यादा मुतासिर होता था उनसे। और मैंने आपको बताया कि मेरा बैकग्राउंड जो वो हमारे जो खानदानी बैकग्राउंड है वो रूहानियत का है, स्पिरिचुअलिज्म थे। मेरे जो परदादा थे वो रूहानियत से ताल्लुक़ रखते थे, और मेरे जो दूसरे उनके जो भाई थे दूसरे, वो भी रूहानियत से ताल्लुक़ रखते थे। और मेरे वालिद साहब हैं, वो भी अभी मेरे वालिद साहब भी अभी करंटली वो भी रूहानियत में ताल्लुक़ रखते हैं अभी। उन्होंने भी एसोसिएशन करना शुरू कर दिया है। पहले क्योंकि पहले मेरे वालिद साहब एक ही थे कमाने वाले, मेरे वालिद साहब एक ही थे। हम सब छोटे छोटे थे। मैं सबसे छोटे भाइयों बहनों में से सबसे छोटा हूँ मैं। अच्छा। तो मेरे वालिद साहब जो है वो ज्यादातर काम में बिजी होते थे, सारा काम में बिजी थे, यानी घर गृहस्थी संभालना। तो वो इस तरफ ध्यान नहीं देते थे। लेकिन अभी जो है वालिद साहब अब फ्री है, तो अब जो है वो इन तरफ जो है रूहानियत की तरफ आना शुरू कर दिया। तो वो भी इनके ऊपर रिसर्च करते हैं, बातचीत करते हैं। और मेरा जो तो बचपन से ही मतलब एक कनेक्शन बिल्ड हुआ था एक स्पेशली। तो और दूसरा मैं टीवी देखता था, रामदेव बाबा सुबह सुबह सिखाते थे, तो मैं देखता था, मैं प्रैक्टिस करता था रामदेव बाबा को देख देख के। तो समझा कि मेरे गुरु है वो रामदेव बाबा। और जब कोविड-19 आया था, कोविड-19 के दौरान भी एक हिमालयन गुरु से मैंने ऑनलाइन में सीखा। 1 महीने का कोर्स मैंने किया वहां से। तो इस तरीके से मैं जो है योगा से मैं पहले से इंस्पायर था। तो योगा से पहले बचपन से ही मेरी एक कनेक्शन बिल्ड थी। बाकी जो साइकोलॉजी है, वो साइकोलॉजी से मैं ऐसे इंस्पायर हुआ कि मैं भी मुख्तलिफ जो प्रॉब्लम्स होते, छोटे मोटे प्रॉब्लम्स होते थे, स्टडी के रिलेटेड इशू, अपना रिलेशनशिप के इशू, दोस्ती के इशू, सोसाइटी के इशू, मैंने काफी ज्यादा मसले मसाइल देखे अपनी जिंदगी में। बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव मैंने देखे अपनी जिंदगी में। और इवन दो कि मैंने ऐसे भी वक्त देखे कि मैं हिम्मत आ गया था कि मैं जो है अपनी जिंदगी को खत्म कर डालूं। और मैंने कोशिश भी किया। मैंने तकरीबन 2 से 3 बार मैंने कोशिश, खुद को खत्म करने की कोशिश भी किया मैंने। इतना ज्यादा मैं परेशान हुआ था मैं। ये चीजें, इन चीजों ने मुझे जो है बहुत ज्यादा मुतासिर किया कि, और फिर जब मैंने साइकोलॉजी के बारे में पढ़ना शुरू किया, तो फिर मैंने कहा कि क्यों ना मैं इस पे मैं आगे स्टडी करूं और डिग्री हासिल करूं, और फिर मैं जो है अपनी खुद की भी मदद करूं और बल्कि दूसरों की भी मदद करना शुरू कर दूं। तो इस तरीके से मैं साइकोलॉजी के से बहुत ज्यादा मुतासिर हुआ और ऐसा साइकोलॉजिस्ट बना। ये चीज है थी। और उसके बाद फिर माइंड साइंस के ऊपर भी मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे आप स्टडी करते हैं एनएलपी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, स्पिरिचुअलिटी, चक्रा हीलिंग, रेकी हीलिंग, टेलीपैथी। हाँ सर, ये सारे, और मैंने खुद ही ये सारी चीजें मैंने की हुई है। टेलीपैथी, रेकी हीलिंग, हिप्नोसिस, मैंने छोटे मोटे मैंने कोर्सेज मैंने किए हैं। तो अच्छा, टेलीपैथी तो ये आपने भी कहा मैंने कि कोर्सेज वगैरह किए हैं। सर टेलीपैथी आपने कहा आपने की है, तो सर इसका कुछ होता है सर? वाकई में मैसेजेस जाते हैं? देखें, टेलीपैथी आपको जो है ना, आपको जीरो थॉट, आपको ना जीरो थॉट में जाना पड़ता है। जीरो थॉट, आपको मेडिटेशन बैठ के जीरो थॉट लेवल पे जाना पड़ता है आपके, यानी ऐसे थॉट में जाना जहां पर कोई ख्याल ही ना हो, आपके जीरो हो आपके ख्याल। तो उस स्टेज में आपको जाना पड़ता है। और उस स्टेज पे जाके फिर आपको फिर तसव्वुर करना पड़ता है कि आपको मैसेज क्या पहुंचाना है, किस तरीके पहुंचाना है, और फिर जाके आप उसको मैसेज पहुंचता है। तो ये बड़ा ही थोड़ा डिफिकल्ट प्रोसीजर है। तो तब जाके पॉसिबल होता है। काफी प्रैक्टिस करनी पड़ती है सर। बहुत मुश्किल भी है और काम भी नहीं करता। बिल्कुल। वही ना, मतलब ये जितने भी जो चक्रा हीलिंग और ये जितनी भी चीजें हैं, ये इसके लिए एक तो बात, आपको एक स्पिरिचुअल गाइड होना जरूरी है।
स्पिरिचुअल गाइड का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है इसमें, क्योंकि ये रूहानियत के मामला होते हैं। तो इसके लिए मैं भी ज़्यादा, मैं इतना ज़्यादा मैं नहीं करता, जहाँ जहाँ मेरी होती है उतना उतना मैं करता हूँ, और जितना मुझे बताया गया है, जितना मुझे डायरेक्शन दी गई है मेरे जो स्पिरिचुअल मास्टर हैं, तो मैं उतना करता हूँ, मैं इससे ज़्यादा मैं नहीं करता जी। सर टाइम तो बहुत हो गया, लेकिन क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन है सर। एक दो केस है सर, जैसा कि मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं कुछ सोचूं, अब होता है सर, तो मैं कुछ सोचूं कि काफी टाइम में इन्हें थोड़ा टेंशन में, कुछ नेचर ऐसी थी बचपन से ही कि टेंशन में रहता है ना, कुछ बच्चे टेंशन में रहते हैं स्टडी की वजह से। खास तौर पे मेरा ज्यादा टेंशन रहता था कि मैं बस पढ़ने में, एग्जाम्स में। तो इतना उस टेंशन ने काम खराब किया कि अब सर मेरे साथ ये होता है कि जिस तरह मैं कोई छोटी बात सोचती हूँ तो सर मेरी हार्ट बीट जो है तेज हो जाती है, मेरी सांस चढ़ जाती है। तो सर ये अब मेरे साथ ये हो रहा है, मैं अब बाकायदा इस चीज को फील कर रही हूँ कि मैं जैसे ही मतलब विद इन सेकेंड्स, और मैं समझती हूँ सेकेंड का भी कुछ हिस्सा होगा, सेकेंड भी बहुत बड़ा है। तो बस मैंने सोचा और मेरी बस कंडीशन खराब हो गई, और इतनी खराब हो जाती है कि मैं समझती हूँ अब कुछ देर में कुछ हो जाएगा मेरे साथ, मैं नहीं बचूंगी, या इस तरह से कुछ होता है। और सर ये भी होता है कि अब ये तो मैं समझती हूँ सबके साथ होता होगा, ये दूसरा केस ये है कि सर फेयर बहुत होता है कि घर वाले गए, भाई गए, अब्बू गए या कोई गया, तो अब उनका टेंशन हो गया कि अब वो उनका क्या होगा, वो बस सही मतलब एक 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 एबनॉर्मल सी सिचुएशन कि लोग बाहर तो जाते हैं, या अम्मी की फिक्र हो गई तो सर ये, या फैमिली की फिक्र हो गई कुछ हो ना जाए। तो सर ये इस चीज को आप साइकोलॉजी, एज अ साइकोलॉजिस्ट किस तरह से देखते हैं? साइकोलॉजिस्ट हम इस तरह से देखते हैं कि एक थ्योरी है, साइकोडायनेमिक थ्योरी है, ठीक है, साइको एनालिसिस थ्योरी है इसमें, कि हमारी जो चीज़ें होती हैं ये बचपन से एक डिज़ाइन होती है, बचपन से हमारी चीज़ें जो है सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती हैं, ये हमारे ये तहत शऊर होता है, हमारे उस तहत शऊर में एक्सपीरियंस हमारे बैठ जाते हैं, हमारे एक्सपीरियंस, हमारे इमोशंस, हमारे हैबिट्स सारी उस लेवल तक पहुंच जाती हैं। अब आपका मामला ये है कि वो चीज़ें हैं, एक्सपीरियंसेस हैं, वो सारे के सारे आपके माइंड में पड़े हुए हैं, वो घर किए हुए हैं आपके माइंड में। अब ऐसा स्टेज आता है कि जब आप वो चीज एक्सपीरियंस कर रहे हो तो सारे ख्याल आपके ऊपर आ जाते हैं, तब भी आपको खौफ आना, टेंशन होना ये शुरू हो जाता है। ठीक है, सो आप क्या करें, आप जो है सिंपली ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज बहुत ही नॉर्मल सी है, वो आप कर सकते हैं कि आप आंखें बंद करके थोड़ी देर के लिए, ठीक है, आप थोड़ी देर के लिए आप सांस लें, एक गहरी सांस लें नाक से और मुंह से खारिज की, ठीक है, सांस ली और मुंह से खारिज की, सांस ली और मुंह से खारिज की। तो इससे क्या होगा, आपके जो घबराहट है, जो परेशानी है, वो आपकी धीरे धीरे जो है वो सिकुड़ना शुरू हो जाएगी। और दूसरा जो है, आप एक 21 दिन तक जो है, आप 21 दिन से ज्यादा भी कर सकते हो, नो इशू। 21 दिन तक आप अपने आप को ये सजेशन दे, पॉजिटिव अफर्मेशन दे कि जो जो आपके ख्याल आते हैं ना, पहले आप तो लिखें कि ख्याल क्या आते हैं। ठीक, जैसे मुझे खौफ आता है, मुझे परेशानी होती है, मुझे ये होता है, तो आप वो चीज लिख दें पेपर पे। लिखने के बाद अब उनको जो है पॉजिटिव में चेंज कर दें। जैसे कि सिंपल सा फॉर्मूला है कि ये नहीं हो सकता, तो कहते ये हो सकता है, ठीक है। मुझे खौफ आता है, तो आप इसको चेंज कर दें कि मैं पुरसुकून हूँ, मेरा खुद को खौफ पे काबू है, ठीक है, मेरा कंट्रोल मेरे हाथ में है, ठीक है। ये जो भी ख्यालात हैं वो मेरे गलत ख्यालात हैं, ये मेरी सोच ही है, ये हकीकत नहीं है। तो इस तरीके से रियलिस्टिक वे पे आके, हकीकी सोच पे आके आप अपने आप को ठीक कर सकते हो। 21 दिन तक अगर आप ये करेंगे तो इंशाल्लाह आपको खुद ब खुद जो रिजल्ट है वो आपको आना शुरू हो जाएगा आपको।
तो ये चीजें आप करें, पॉजिटिव अफर्मेशन, यानी जो नेगेटिव ख्याल आते हैं आप उनको पॉजिटिव में बदल दें। हालांकि ख्याल ये नहीं कि वो अल्फाज नेगेटिविटी ना हो, नेगेटिव से मुराद कि आ, कि कोई ऐसी कोई चीज ना हो जिसमें कोई नेगेटिव अल्फाज मान हो। कि अब जैसे कि कोई कहता है कि मिसाल पे कोई कहता है कि मैं सिगरेट छोड़ना चाहता हूँ, ठीक है, मैं सिगरेट छोड़ना चाहता हूँ, तो अगर वो अपने आप कहता, अगर ये अफर्मेशन देता है कि मैं सिगरेट नहीं पीता, मैं सिगरेट नहीं पीता, तो ये क्या है, देखने में नेगेटिव तो हो अच्छा गया। है कि हाँ हाँ मैं सिगरेट नहीं पीता, लेकिन क्या है, नेगेटिव वर्ड हो गया ये। अच्छा अब अल्फाज, ठीक है, हमारा जो माइंड है ना, माइंड वो नेगेटिव चीज को बहुत ज्यादा पकड़ता है। अच्छा एक तो उसका सिगरेट, ठीक है, सिगरेट सिगरेट आ गया और उसका नहीं आ गया, तो उसका मतलब हाँ वो पीता है। और अच्छा ज्यादा उसका दिल करेगा, तो उसको अच्छा हमें उल्टे करना है, उल्टा करना है, ठीक, पॉजिटिव में चेंज करना है इसको हमें, ठीक, कि मैं सिगरेट से हमेशा दूर रहता हूँ, ठीक, जब भी सिगरेट के ख्याल आता है तो मुझे बबल गम खाने का दिल करता है। जब भी सिगरेट के बारे में ख्याल आता है तो मेरे दिल बबल गम खाने का दिल करता है। तो उससे क्या होगा, जब भी ख्याल आएगा तो ऑटोमेटिक क्या बबल गम खाने का दिल करेगा आपका। तो आपने एक नेगेटिव चीज को पॉजिटिव में बदल दिया आपने। तो ये तकरीबन करने के बाद इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये आपको ये मामला हो जाएंगे। और जो है ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, मामला सेट हो जाए। जी जी सर, सर जैसे हम कहते हैं कि मैं कोई कहता है कि भूलना चाह रहा हूँ तो नहीं भूल सकता, तो सर मेरे ख्याल में यही वही होगा कि मैं सिगरेट में नहीं पीता वाला काम हो गया सर उसके साथ। कि मैं भूल रहा हूँ तो नहीं भूल रहा। सर आपने बहुत माशाल्लाह मुझे टाइम दिया, आपका बहुत शुक्रिया सर, बहुत मजा आया आपके साथ बातें करके। और सर काफी सवालात थे अभी, और मैं सोच रही हूँ कि काश थोड़ा सा मैं और भी अच्छा करती इस इंटरव्यू को, क्योंकि बहुत मजा मजा आया और बहुत सीखने को मिला। तो अगर आप सर मुझे सपोर्ट करेंगे तो इंशाल्लाह मैं चाहूंगी कि एक हमारी और भी हमेशा इंटरव्यू रखें जिसमें हम जो है इस तरह के क्वेश्चंस लेकर आए और आपसे सर उनके बारे में जानें। तो सर मुझे अगर आप मुझे और भी एक दफा टाइम देंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो सर मेरा सर आखिर में आप क्या पैगाम देना चाहेंगे हमारे लोगों को एज अ साइकोलॉजिस्ट? एज अ साइकोलॉजिस्ट एंड ह्यूमन बीइंग, नॉट ओनली साइकोलॉजिस्ट बट ह्यूमन बीइंग, मैं यही आपको मैं मैसेज दूंगा कि अगर आपने अपनी जिंदगी पुरसुकून में आराम से अगर गुजारी है ना, तो अपनी जिंदगी में जो नफरत है ना दूसरों के लिए, दूसरों के लिए नफरत है, चाहे कोई भी हो, हर इंसान के लिए जो नफरतें बनाते हैं आप लोग छोटी छोटी बातों पे, कि ये फलाना है, ये इस रिलीजन का है, ये इस खानदान से ताल्लुक है, ये इस फलाने से लगता है, ये इस जबान का है, इस कल्चर का है, इससे क्या होता है, आप नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। तो आप इनसे ऊपर उठ जाएं। जब आप इनसे ऊपर उठ जाएंगे तो आपके दिल और दिमाग पे प्यार आ जाएगा, सभी के लिए मोहब्बत आ जाएगी। और जब मोहब्बत आ जाएगी तो हर किसी के लिए प्यार उभरेगा। तो क्या होगा, हर कोई अच्छा आपसे रवैया करेगा, अच्छे भाईचारगी होगी, अच्छी भाईचारगी होगी। तो साथ साथ क्या होगा, हमारी जो इलाका है ना, उतना इलाका बल्कि पूरी दुनिया में अमन खुशहाली फैलना शुरू हो जाएगी। हर कोई खुश होगा, हर कोई बिल्कुल पुरसुकून होगा। और जब पुरसुकून होगा तो हर कोई टेंशन फ्री होगा, और टेंशन फ्री होगा तो मस्त जिएगा, मस्त खाएंगे, मस्त पिएंगे, टेंशन फ्री रहेंगे। तो बिल्कुल सर। इस तरीके टेंशन फ्री रहे। सभी इंसान को हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद समझे, चाहे कोई भी हो, चाहे किसी भी मजहब रंग किसी भी किस्म का हो। और बस अमन फैलाएं, प्यार बढ़ाएं, अपने अंदर बर्दाश्त की कुव्वत बनाएं। और जब ये चीज करेंगे तो आप बहुत ज्यादा पुरसुकून में रहेंगे। और नॉट ओनली आप बल्कि सामने वाला भी आपसे बहुत ज्यादा खुश भी होगा और पुरसुकून में टेंशन फ्री रहेगा। यार कितने भाईचारे हैं, कितने मोहब्बत वाले हैं। जी बस यही मैं बिल्कुल सर। सर बहुत अच्छी बात आपने कही कि एक तो माफ करना और नफरत नफरत खत्म मतलब माफ करना। और दूसरी मुश्किल चीज जो मुझे लगी वो था बर्दाश्त। तो ये अगर दो चीजें आ गई तो बहुत सारे मसले हल हो जाएंगे, कम से कम हम जो है सुकून में आ जाएंगे। सर बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम दिया और आपने इतनी देर जो है वो मेरे साथ जो है बने रहे, तो बहुत शुक्रिया सर आपका।
तो नाजरीन, हमारे साथ थे सर मनोज योगा वाले, और मुझे उम्मीद है कि आज का प्रोग्राम आपको बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत ही इंफॉर्मेशन मिली होगी। तो इंशाल्लाह आप कोशिश होगी हमारी कि एक और भी इस तरह से कोई लेकर आए जिसमें हम सर से और भी जो है वो बातें सीखने की कोशिश करें। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट प्रोग्राम तक अल्लाह हाफिज। नमस्ते।